तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एईसी पेपर हिंदी का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, एईसी हिंदी। और वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसे आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी। ठीक है, अचरज होगा आपको कि वाओ ऐसा होता है। हाँ होता है। देखिए, ये सिलेबस है आपका एसकेएमयू दुमका का। ठीक है, एईसी हिंदी सेमेस्टर 3 लिखा है ना, सेमेस्टर 3 एईसी 3 है। ठीक है, और एसकेएमयू कहाँ पे लिखा है तो ये देखिए ऊपर में लिखा है एसकेएमयू दुमका। ठीक है, सेमेस्टर 3 हिंदी ऑनर्स एंड रिसर्च। जो भी लोग एईसी पेपर रखे हैं हिंदी को, उनके लिए ये एसकेएमयू का सिलेबस हो गया। एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा तो 50 मार्क्स का होगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, टाइम 1.5 घंटा मिलेगा। पास करने के लिए 20 नंबर लाना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एसकेएमयू का जो सिलेबस है सेम टू सेम आपका रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। यहाँ पे देखिए मैंने रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस को ले लिया है ताकि आपको पता चल सके। सेम टू सेम रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेमेस्टर 3 और 4 दोनों के लिए था ये। तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 3 रांची यूनिवर्सिटी में भी सेम चीज़ें हैं, 50 मार्क्स यही चीज़, और यही चीज़ पढ़ना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे आपका यूनिट 1 में है विविध पत्र लेखन। ठीक है, विविध पत्र लेखन पल्लवन, एक मिनट यार, हाँ, विविध पत्र लेखन पढ़ना है, पल्लवन पढ़ना है। ठीक है, वर्ण, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उपसर्ग और प्रत्यय कारक। और दूसरा यूनिट पढ़ना है निबंध। इसमें आपका पर्यावरण, नैतिकता, साहित्य, राष्ट्रीय पर आधारित। ठीक है, अब रांची का देखते हैं तो रांची में भी आपका सेम टू सेम है आपका सब। ठीक है, शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वर्ण विक्षेपण, पल्लवन। ठीक है, पत्र लेखन, मुहावरे, प्रत्यय, उपसर्ग। ठीक है, लोकोक्तियाँ। और निबंध में भी वही सब, पर्यावरण पे, नैतिकता पे, साहित्य और राष्ट्र पर आधारित। ठीक है, तो रांची यूनिवर्सिटी, एसकेएमयू दुमका, इसके अलावा कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का सिलेबस देखिए, उसमें भी सेम टू सेम है वही। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का सिलेबस है ये वाला सेमेस्टर 3 का। इसमें भी पर्यावरण, नैतिकता, विज्ञान, साहित्य और राष्ट्रीयता पर आधारित। ठीक है, और यूनिट 1 में वही पत्र लेखन, पल्लवन, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, लोकोक्तियाँ, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, यही सब है। ठीक है, मतलब सभी यूनिवर्सिटी का एईसी पेपर का सिलेबस सेम आ गया आपका। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है तो एसकेएमयू दुमका का सिलेबस एक ही है। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक ही है, कोल्हान यूनिवर्सिटी का एक ही है। इसके अलावा नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी एनपीयू का भी सिलेबस सेम है। ठीक है, तो 4 गो यूनिवर्सिटी का एईसी का सिलेबस एक ही जैसा है। इसका मतलब अगर रांची यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया है तो आपका भी मैच करेगा। हाँ बिल्कुल मैच करेगा। और रांची यूनिवर्सिटी और कोल्हान यूनिवर्सिटी दोनों में सेमेस्टर 3 का एग्जाम हो चुका है। तो उन दोनों का अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूं तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। हाँ चलिए नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग केवल कवर करने वाले हैं यूनिट 2। 2 गो यूनिट है इसमें। ठीक है, तो आपका जो है बस 2 ही यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट क्या है आपका, ये हिंदी ग्रामर से संबंधित है। और दूसरा यूनिट इसमें आपका पर्यावरण, नैतिकता, पहला है पर्यावरण, दूसरा है नैतिकता, तीसरा है विज्ञान, चौथा है राष्ट्रीयता पर आधारित निबंध। 4 को निबंध पढ़ना है दूसरे यूनिट में। ठीक है, 25 नंबर का खाली आपका निबंध है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 को कवर करेंगे। इसमें क्या क्या निबंध आ सकता है वो देख लीजिए। इतना निबंध कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा निबंध से। उसके बाद यूनिट 1 का और एक वीडियो लाऊंगा अलग से। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण हो गया, नैतिकता हो गया, विज्ञान वरदान और अभिशाप हो गया, साहित्य। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय एकता। उसके अलावा अगला है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। इतना टॉपिक 1 2 3 4 5 6 को निबंध पढ़िए और एग्जाम में सब क्वेश्चन बना जाइएगा निबंध का। ठीक है, बस 6 को पढ़ना है। चलिए इसका मटेरियल भी दे दे रहा हूँ। पहला है आपका पर्यावरण पे निबंध। ठीक है, तो पर्यावरण पे निबंध हर कोई जानता है कि आजकल जो है हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावना देना है। किसी भी निबंध को लिखिएगा तो सबसे पहले प्रस्तावना या भूमिका। ठीक है, क्या लिखिएगा, प्रस्तावना या भूमिका लिखिएगा। बताना है कि पर्यावरण कहते किसे हैं। तो देखिए मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ। ठीक है, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। ठीक है, परि प्लस आवरण
पर्यावरण का संधि विच्छेद है। परि मतलब हमारे चारों ओर का आवरण, ठीक है। परि मतलब पृथ्वी और आवरण मतलब चारों ओर का परत, ठीक है। मतलब पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली हवा, ठीक है, और जितने भी जीव जंतु, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी को पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। पर्यावरण क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली, ठीक है, हवा हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, सभी को पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। पर्यावरण में सब कोई आ जाता है। पृथ्वी में उपस्थित समस्त जीव जंतु, निर्जीव और सजीव, सभी मिलके पर्यावरण का रूप धारण करते हैं। समझ गए पर्यावरण? मैं एकदम आसान शब्दों में बता रहा हूँ। अब देखिए पर्यावरण हमारा प्रदूषण कैसे आ रहा है। पर्यावरण में हम भी सम्मिलित हैं, आप और हम सब सम्मिलित हैं, सजीव निर्जीव दोनों पर्यावरण में सम्मिलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण के चलते हमारा ध्वनि आजकल मतलब प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और मेन चीज़ पर्यावरण प्रदूषण होता है तो पर्यावरण में किन किन चीज़ों का प्रदूषण होता है ये चीज़ जानना है। पर्यावरण प्रदूषण के आपका 4 प्रकार है मेनली। पहला है ध्वनि प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, ठीक है, तीसरा है जल प्रदूषण, चौथा है मृदा प्रदूषण, ठीक है। क्या क्या? पहला है हमारा ध्वनि प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये 4 गो। इसके अलावा आप लिख दीजिएगा ओजोन परत का क्षय होना। क्या? ओजोन परत जो होता है हमारा, ओजोन परत नाम सुने हैं ना जी सब गए? ओजोन परत जिससे पराबैंगनी किरण को रोक के रखता है, फिल्टर करती है ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत छिद्र होता है, अगर छिद्र हो जाएगा तो पराबैंगनिक रे, जिसको अल्ट्रा वाइट रे को बोलते हैं, ठीक है, अगर अल्ट्रा रेस पृथ्वी पे आ जाएंगी और किसी के बॉडी में पड़ गया ना बाबू, चमड़ा में पड़ गया ना अल्ट्रा वायलेट रे, तो क्या होगा मालूम है? अगर हमारे या आपके ही पड़ गया ना दोस्त, तो सच बता रहा हूँ, वहाँ पे डायरेक्टली तुरंत स्किन कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर। इतना डेंजर होता है अल्ट्रा वायलेट रे। इसके अलावा पृथ्वी का तापमान बढ़ना। अब इसमें 2 चीज़ ऐड कीजिएगा। 5वां चीज़ क्या है इसमें? ओजोन परत का क्षय, ठीक है। आप लिखते चलिएगा अगर आपके कॉपी पेन होगा तो, चाहे आप सुन के भी कर सकते हैं। ओजोन परत का अपक्षय 5वां। छठा लिखिएगा विश्व का तापमान बढ़ना, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग होना, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग होगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, विश्व का तापमान अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी में जो उपस्थित ग्लेशियर हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर जैसे हिमालय हो गया, अंटार्कटिका हो गया, अगर यह पिघल जाएगा तो क्या होगा? पूरी की पूरी दुनिया डूब जाएगी, पूरी की पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। और डूब जाएगा तो फिर क्या होगा? हम लोग तैरेंगे नहीं, सब मर जाएंगे, ठीक है, पूरी की पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ग्लेशियर आपको मालूम है पृथ्वी के 3 भाग में 1 भाग 26% मात्र हमारा क्या है? स्थल है, बाकी का बाकी नहीं, 24% स्थल है और 76% जो है हमारा जल है, वाटर है, ठीक है। अगर इतना जल और इतना मात्र जमीन है, इसमें भी अगर ग्लेशियर पिघल गया ना तो सब जल हो जाएगा 100%, और 100% जल हो गया तो हम लोग मछली बन जाएंगे ठीक है ना, तो हम लोग जीवित नहीं बचेंगे। इसलिए आपको ये 5 टॉपिक अगर लिख दीजिएगा अच्छे से, ऐसा लिखिए कि जैसे आप किसी दोस्त को बता रहे हैं, ऐसा सोचिएगा ना एग्जाम में कि आप हम ही को बता रहे हैं, ठीक है, कि देखो सागर भाई ऐसा ऐसा होता है, समझा करो बात को, ठीक है। तो एकदम आराम से लिखिएगा। फिर पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण बताना है कि क्यों हो रहा है पर्यावरण प्रदूषण। तो सबसे मेन कारण दीजिएगा, इसमें क्या क्या है कारण? औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, पूरा फैक्ट्री खोलना, ठीक है। दूसरा पूरा फैक्ट्री खोलना। दूसरा क्या है? सबसे बड़ा कारण है, पहला तो औद्योगिकरण है, दूसरा है हमारा मोटर वाहन का प्रयोग, अधिकाधिक मोटर वाहन का प्रयोग, ठीक है, मोटर वाहन का प्रयोग। देखिए लॉकडाउन में क्या हुआ था कि बहुत लगभग 2 साल गाड़ी घोड़ा बंद हुआ था, तो बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया था हमारा एयर, ठीक है, एयर हवा बहुत क्लीन हो गया था और इस कारण वायुमंडल बहुत फ्रेश हो गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ फिर सबका गाड़ी घोड़ा चलने लगा। लॉकडाउन में मैं भी साइकिल ले लिया था गाड़ी मतलब डर से पुलिस के, यार कि कितना पकड़ेगा, बार बार जाओ तो वहाँ पे पकड़ता ही है, ठीक है। इसलिए मैं भी साइकिल ले लिया था, कोई टेंशन नहीं था, साइकिल से ही, अभी भी साइकिल है, उसी साइकिल से मैं अपना ऑफिस जाता था, मतलब काम पे, और फिर आता था, ठीक है। तो लॉकडाउन के में साइकिल का बहुत ज़्यादा बिक्री हो गया था और साइकिल चलाना भी चाहिए, ठीक है।
अक्सर अगर आपके सामने है, कॉलेज पढ़ता है, चाहे घर चाहे काम, जहाँ पे आप काम करने जाते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, साइकिल से डिस्टेंस कवर कीजिए। इससे क्या है, पेट्रोल का पैसा बचेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको लिखना है यही सब कि पेट्रोल का पैसा बचेगा, अधिक से अधिक साइकिल का प्रयोग करें, पेट्रोल का पैसा बचेगा। दूसरी चीज़, हम स्वस्थ रहेंगे, सबसे बड़ी बात यार, फिटनेस रहेंगे, एकदम घूमते हुए जाएंगे गाना लगा के। गाड़ी में मोबाइल में गाना लगा के जाइएगा ना तो कुछ नहीं सुनाई देगा, ठीक है। और वही साइकिल में आप गाना बजाते बजाते जाइए, एकदम घूमते घूमते, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, पेट्रोल का पैसा बचता है। दूसरा, हमारा स्वास्थ्य रहता है सही। तीसरा क्या है कि पर्यावरण पे कोई खतरा नहीं आता है, ठीक है, पर्यावरण पे कोई खतरा नहीं आता है। इसके अलावा दोस्त भी मिल जाते हैं रास्ते में, ठीक है, किसी को हाय हेलो बोल देते हैं एकदम ना, और साथ में अगर अपोजिट जेंडर हो तो मज़ा ही आ जाता है। चलिए, तो साइकिल चलाने का यही तो मज़ा है। चलिए, ये हो गया। तो इस तरह से बताना है कि पर्यावरण, गाड़ी घोड़ा का कम करना, इसके अलावा आपको औद्योगिकरण का कम प्रयोग, इसके अलावा बहुत सारा हम लोग यंत्र यूज करते हैं, मशीन यूज करते हैं। जैसे हो गया फ्रिज, फ्रिज का जो यूज होता है बहुत ज़्यादा होता है। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज से गैस निकलता है CFC, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस निकलता है जो हमारा पर्यावरण को प्रदूषण करता है। और यह डायरेक्टली CFC गैस जो है, CFC हो गया, और ये दो गो फ्रिज से और एयर कंडीशनर से, दो गो से निकलता है, और ये डायरेक्टली यूज ओजोन परत को छेद करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है। उसके बाद अम्लीय वर्षा होता है, इसी के कारण फिर मृदा प्रदूषित होती है, इसी कारण ताजमहल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, ताजमहल का रंग खराब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। दूसरा है नैतिकता। नैतिकता पे आप क्या क्या लिखिएगा, तो नैतिकता पे आप बता सकते हैं कि देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो आचरण हो ना, नैतिक होना चाहिए, कहाँ पे कैसा प्रयोग करना चाहिए, ये आचरण उसको आना चाहिए, ठीक है। और नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा लोग को देखिएगा कि शिक्षित है लेकिन वह शिक्षित जैसा काम नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए, नैतिक आचरण वही होता है जब व्यक्ति जहाँ पे जैसा व्यवहार का ज़रूरत हो उस अनुसार उस जगह पे वैसे व्यवहार करना नैतिक आचरण का गुण होता है, ठीक है। चलिए, तो नैतिकता पे है, सदाचार पे है। आप लोगों को मालूम है, बचपन में एक सब कोई सुना होगा, शिक्षक लोग जितना भी टीचर है सब कोई बताया होगा आपको, क्या बोलते थे उसको, विद्यार्थी पंचगुणम याद है, काकचेष्टा वको ध्यानम, काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वांग निद्रा, अल्पाहारी गृह त्यागी, ठीक है। विद्यार्थी पंच लक्षणम याद है, संस्कृत का वो कि विद्यार्थी के पास 5 गुण होने चाहिए। ये आपका यही नैतिकता में आपको लिखना है कि विद्यार्थी के 5 गुण होते हैं। क्या क्या, काकचेष्टा, कौवे की तरह आपको प्रयास करना है, काकचेष्टा। वको ध्यानम, बगुले की तरह आपको ध्यान रखना है एकदम, ठीक है, काकचेष्टा बको ध्यानम। स्वांग निद्रा, ठीक है, कुत्ते की तरह आपको सोना है, मतलब खटाक से कुछ हो तो आपको तुरंत जग जाना है। ऐसा नहीं कि घोड़ा बेच के सो रहे हैं, कुछ भी हो जाओ भाई हम तो उठेंगे नहीं, ठीक है, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए हमको उठना नहीं है, ठीक है। कोई दोस्त आपको उठाएगा, उठो रे रात को, अरे हमको उठो रे, 2 नंबर लगा है रे, फिर भी नहीं उठिएगा, ठीक है। ऐसा होता है ना, कभी कभी दोस्त लोग सोता है 2-4 को, उसको कितना लात मारो उठता ही नहीं है, फिर रात को आप अकेले जाइएगा डरे डरे। हम लोग जब रहते थे हॉस्टल में तो यही सब होता था, ठीक है। तो कितना लात मारो उठता ही नहीं है, तब लास्ट में हम लोग पानी उसको छिड़कते थे, ठीक है। तो ये विद्यार्थी का गुण नहीं है। विद्यार्थी का गुण क्या है कि एक बार उसको कोई कुछ भी हड़कड़ाहट भी सुनाई दे, फटाक के देखता है कि क्या हुआ। काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वांग निद्रा, अल्पाहारी, भोजन एकदम भरपेट कभी नहीं खाना चाहिए, अल्प आहार कीजिए, ठीक है, अल्प आहार, कम खाओ भाई हमेशा। मेरी माँ बोलती है, अरे खाए ले भात तरे पूरा पेट भरी के खो। मैं उसको समझाता हूँ कि कम खाना खाना चाहिए, ताकि अगर किसी कारणवश हमें अचानक से कहीं पे खाना पड़ जाए, ठीक है, तो हम खा सकते हैं। लेकिन ये रीज़न नहीं है। अल्प आहार खाने से क्या होता है मालूम है, अगर कम खाना खाइएगा, अल्प आहार कीजिएगा तो आपको झूठ नहीं लगेगा, झपकी नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा। अगर नींद नहीं आएगा तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, कोई भी काम हो अच्छे से कर पाएंगे। और नहीं तो पूरा भरपेट खा लीजिएगा, उसके बाद ओम कर करके सो जाइएगा, धीरे धीरे जहाँ बैठिएगा एकदम आँख झपकी नहीं लगाइएगा। इसलिए काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वांग निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, 5 को मैं बता ही देता हूँ आज। गृह त्यागी, गृह त्यागी मतलब घर के लफड़ों में नहीं पड़ना है अभी आपको।
हालांकि अब आपका एज हो चुका है, अगर आप 18 प्लस हो चुके हैं तो आप अब घर के लफड़ों में पड़िएगा। लेकिन लफड़ा मतलब कौन सा, घर में मतलब वो होता है ना कि घर के झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, इस सब में आपको नहीं पड़ना है अभी, ठीक है। अभी आपको अपना काम करना है जब तक आप विद्यार्थी हैं तब तक, ठीक है। घर में क्या हो रहा है, तो पिताजी क्या कर रहे हैं, वही सब में हमेशा ध्यान मत रखिए। घर में आज मुर्गा बना है, ठीक है, हालांकि मुर्गा तो खाना भी नहीं चाहिए यार, पेट में गैस हो जाएगा, मतलब बहुत सारा बीमारी होता है ना ठीक है। तो घर के लफड़ों से दूर रहना है। घर के अब ऐसा नहीं कि घर में काम कुछ बोले तो कर मना कर दीजिएगा, तो वो गलत बात है, ठीक है। घर के लफड़ों से दूर रहने का मतलब कि आप घर में चवई चुगली मत कीजिए, और ख़ास करके लड़कियां देखिएगा कि अक्सर चवई चुगली में लग जाती है, ठीक है। इसका बात वो खुटुर खुटुर करते रहता है, ये सब मत करो, ठीक है। चलिए, तो ये सब नहीं करना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, घर के लफड़ों से दूर रहिए। हाँ, लेकिन घर में कोई काम बोले आपके माँ बाप तो उसको क्या कीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर मार खाइएगा तो ये हो गया विद्यार्थी के पंचगुण लक्षणम, ये बता देना है आपको नैतिकता में। इसके अलावा पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, तो दूसरा हो गया नैतिकता। तीसरा हम लोग देखते हैं, तो हमारा जो तीसरा आएगा वह आएगा साहित्य से, ठीक है। क्या आएगा, साहित्य। साहित्य के बारे में आएगा, साहित्य लिटरेचर के बारे में। तो सबसे पहले बताना है कि साहित्य होता क्या है, ठीक है। साहित्य दो शब्दों से मिलकर है, ठीक है, सा और हित, यानी कि सभी के हित में जो कार्य किया जाए, ठीक है, उसी को साहित्य बोलते हैं। सभी के हित में जो काम किया जाए उसी को साहित्य बोलते हैं। साहित्य किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि समस्त व्यक्ति का धरोहर होता है, ठीक है। अब साहित्य का बहुत भाग होता है, ठीक है, बहुत कालों में बांटा गया है। तो इसमें आपका कुछ विशेष राइटर का नाम बताना है, जिसमें कि मुंशी प्रेमचंद का नाम आप दे सकते हैं, सबको नाम मालूम है प्रेमचंद। इसका बचपन का नाम क्या था प्रेमचंद का, धनपत राय ना, धनपत राय, मुंशी प्रेमचंद। बहुत अगर कोई मुंशी प्रेमचंद से पूछते थे कि आप तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, तो वो क्या बोलते थे मालूम है, नहीं साहब, मैं भी मजदूर, आप भी मजदूर, मैं कलम का मजदूर हूँ, आप बस खेत के मजदूर हैं, हम दोनों मजदूर हैं, ठीक है। तो इतना विनम्र स्वभाव के थे कि हम भी मजदूर हैं, आप भी मजदूर हैं, आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, आप बस कुदाली से काम करते हैं, खेत में काम करते हैं हल से, और हम जो है कलम से काम करते हैं, ठीक है। तो दोनों मजदूर हुए, कलम के मजदूर, आप हल के मजदूर, ठीक है। तो ना हम बड़ा ना आप छोटा, सब एक जैसा है, ठीक है। चलिए, साहित्य के बारे में लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, और कुछ राइटर के नाम दे दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो ये जो मैंने बताया मुंशी प्रेमचंद का ये कथन, ठीक है, कि आप बड़ा ना हम छोटा, ठीक है, ये बता दीजिएगा। कैरियर पे निबंध ये मैं केवल आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, इसका आप केवल पढ़िएगा, इसका एग्जाम से कोई वास्ता नहीं है, तो इसको केवल और केवल आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। इसके अलावा विज्ञान के चमत्कार आपको लिखने को आ सकता है। तो सबको मालूम है विज्ञान पिछले 200 सालों में जितना तरक्की किया है, ठीक है, पिछले 200 से 300 सालों में जितना विज्ञान ने तरक्की किया है उतना कभी तरक्की नहीं किया था। आज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल, सबसे बड़ा विज्ञान की सबसे बड़ी खोज है लाइन और इंटरनेट और लाइन विज्ञान की अभी तक की सबसे बड़ी खोज है, ठीक है, इसके आगे कोई खोज नहीं है। चलिए, तो विज्ञान में बताना है कि विज्ञान एक माचिस की तरह है, जिसका उपयोग आप जो है आग जलाने के लिए भी कर सकते हैं और आग लगाने के लिए भी कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं और घर जलाने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे, विज्ञान ने आपको दे दिया टेक्निक मोबाइल। अब यहाँ पे आप मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना वहाँ पे नोटी अमेरिका देख रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो अमेरिका के अमेरिका के चमत्कार बोल रहा हूँ यार, विज्ञान के चमत्कार, ठीक है। चलिए, कौन कौन समझ रहा है बात को तो यहाँ पे हमारा प्रकृति में मौजूद वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, चलिए मैं विज्ञान की अच्छी परिभाषा बताता हूँ। विज्ञान विशेष ज्ञान, किसी क्षेत्र में ली गई विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि विज्ञान किसी भी विषय में पाया हुआ विशेष ज्ञान जो क्रमबद्ध हो, ठीक है। क्रमबद्ध मतलब कि सीक्वेंसली हो, ठीक है, क से ज्ञ तक गए हो। ऐसा नहीं कि कभी क पढ़े तो कभी ट पढ़े तो कभी क तो कभी ज्ञ, क से क ख ग से एकदम ज्ञ तक गए हों, ठीक है।
ए से लेकर जेड तक गए हों, इसे ही बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान क्या है? तो किसी भी क्षेत्र में प्रदान किया हुआ विशेष ज्ञान जो क्रमबद्ध तरीका से पाया गया हो, उसे ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा, किसी भी क्षेत्र में पाया हुआ विशेष ज्ञान जो क्रमबद्ध तरीके से अर्जित किया गया हो, उसे ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान के अनेक ऐसे आविष्कार हैं जो हमारे जीवन को आसान और सुखद बनाते हैं। ओके, विज्ञान को हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमें घटना के पीछे के कारण और परिणामों के अवगत कराते हैं। परिणामों से विज्ञान के लाभ और हानि दोनों ही व्यक्ति और पर्यावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, विज्ञान की मदद से हमारा जीवन आसान और आरामदायक हो गया है, बिल्कुल ना। एक मिनट, उसके बाद आपको उदाहरण देना है कि देखिए कैसे आरामदायक हो गया है। पहले ठंडा के दिनों में ठंडा लगता था तो केवल स्वेटर पहनते थे, लेकिन आजकल के औद्योगिक यंत्र आ गए हैं जिससे हम लोग रूम हीटर कहते हैं। एकदम लिखना है कि रूम हीटर कहते हैं, जो ठंड के दिनों में हमें गर्मी का आभास करवाने लगता है। ठीक है, इससे हमें आराम तो मिलता है, अपितु इससे पर्यावरण को क्षति पहुंचता है। ठीक है, जिससे पर्यावरण क्षति होता है, तो यह लाभ और हानि दोनों हो गया। इसी तरह से गर्मी के दिनों में पहले हम घड़े का पानी पीते थे, लेकिन आजकल हम लोग यंत्र का प्रयोग करके फ्रिज लेते आए हैं। फ्रिज को ही रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो आज हम लोग फ्रिज लेते आए हैं या फ्रीजर लेते आए हैं, और इससे हम लोग ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं। हालांकि इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ठीक है, और पर्यावरण को क्षति पहुंचता है। तो फायदा भी है और नुकसान भी है, मैं दोनों बताता हूँ, और दोनों एकदम लिख देना है, क्योंकि बोला जाता है आपको पेपर में कि अभ्यर्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। लिखा रहता है ना कि कैंडिडेट्स आर गिव देयर ओन वर्ड्स। ठीक है, आंसर देयर ओन वर्ड्स। तो बोला जाता है कि अभ्यर्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो आपको इसी तरह से देना है कि फ्रिज से हमें ठंडा पानी एक तरह से मिलता है, तो दूसरी ओर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। और फ्रिज से जो निकलता है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC गैस निकलता है, यह ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। मतलब विज्ञान दोनों करवाता है, हमें आराम भी देता है और हमें हानि भी पहुंचाता है। इसके अलावा आप और एक दो एग्जांपल दे दीजिएगा। वाहन का प्रयोग हम लोग गाड़ी से किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए करते थे, जबकि पहले हम लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, परंतु इससे कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता था। और हम लोग गाना गाते थे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया नदिया के पार। कौन कौन गाना देखे? नदिया के पार कौन दिशा में, चलिए छोड़िए यार। ठीक है, तो क्या था, तो बैलगाड़ी बहुत धीरे चलता था, परंतु पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। जबकि आजकल आधुनिक मोटरसाइकिल आ गया है। ठीक है, 2 पहिया, 4 पहिया, 8 पहिया, जितना भी वाहन आ गया है, इसमें हम लोग कहीं भी किसी भी स्थान को कम समय में पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है, हमें समय की बचत होती है, परंतु इसका हानि यह भी है कि इससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इससे जो धुआं निकलता है, इसमें CO रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, और यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। जो पर्यावरण प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ से फायदा भी उठा रहे हैं और एक तरफ से हम लोग हानि भी उठा रहे हैं। ठीक है, जिम्मेदार कौन है? हम लोग खुद है जिम्मेदार यार, कौन रहेगा और। ठीक है, तो अब रोके से नहीं रुकेगी यह दुनिया, चाहे आप कितना भी लिखवा लीजिए निबंध, एकदम लिख देना है। ठीक है, कि दुनिया अब रोकने से नहीं रुकेगी, चाहे कितना भी निबंध लिखवा लीजिए हम लोगों से एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, यह दुनिया अब तभी रुकेगी जब इसका विनाश होगा। दैट्स ऑल। ठीक है, सच्चाई है भाई, एक बार शुरू होने के बाद गेम ख़त्म होके ही रहेगा। चलिए, ये हो गया। फिर आपको बताना है मानव जाति को विज्ञान के उपहार के रूप में अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप, आज का व्यक्ति विज्ञान पर बहुत अधिक निर्भर है। अभी जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं, यह विज्ञान का ही चमत्कार है। ठीक है, इसी कारण आप तक वीडियो पहुंच रहा है। ठीक है, आधुनिक युग विज्ञान का युग है, यह कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल। और विज्ञान के बिना हम लोग नहीं जी सकते हैं। फिर आपको विज्ञान और तकनीक के ऊपर निबंध आएगा, या फिर दोनों सेम ही टाइप से है। ठीक है, कोई भी आए, आपको लिखना है कि हम विज्ञान और तकनीक समय में रह रहे हैं। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक है, मोबाइल, कंप्यूटर, इसने जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। जहाँ पहले किसी भी स्कूल या कार्यालय मतलब ऑफिस में काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए 10 व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, वहाँ पे आज कंप्यूटर एक अकेला कंप्यूटर 10 व्यक्तियों का काम कर लेता है।
इससे क्या होता है कि इससे समय की बचत होती है। एक तरफ समय की तो बचत होती है, लेकिन दूसरा हानि क्या है इसका? तो हानि ये है कि यह कंप्यूटर 9 व्यक्तियों का रोजगार खा गया। 9 व्यक्तियों का रोजगार खा गया, 9 व्यक्तियों को पेट काट दिया। अब जो 9 व्यक्तियों का घर चल रहा था, अब यह 9 व्यक्ति का घर नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक तरफ से तो हमें फ़ायदा हुआ, समय का फ़ायदा हुआ, कंपनी को फ़ायदा हुआ, लेकिन इधर से 9 व्यक्तियों का रोजगार मारा गया। ठीक है, तो दोनों बताना है एकदम। अरे कोई हार्ड नहीं है भाई, एकदम आसान है यार। यही सब लिखने का मौका है, लिखो, नहीं तो जीवन में कहाँ उपयोग कर पाओगे ज्ञान का यार। ठीक है, अगला है, इसे चिकित्सा, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा निर्माण और प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में मौजूद है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी में, विज्ञान में हम लोग बात कर देते हैं दवाई का। ठीक है, तो मेडिसिन 3 प्रकार का होता है। एक बात बताऊं, जो कम्प्लीटली लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ना, बहुत नॉलेज मिलेगा, पक्का मैं बता रहा हूँ। तो मेडिसिन 3 प्रकार का होता है, आपको मालूम होगा। एक होता है एलोपैथी, एक होता है होम्योपैथी, एक होता है आयुर्वेदिक। ठीक है, और एक होता है यूनानी पद्धति, जिसका उपयोग बहुत कम करते हैं, उसको भी मैं आपको बता दूंगा। एलोपैथी क्या है? तो जितना भी अंग्रेजी दवाई है, ठीक है, जितना भी इंग्लिश दवाई है, जो टेबलेट या फिर हम लोग जितना भी डॉक्टर वगैरह करवाते हैं सुई दवाई, ये एलोपैथी दवाई है। क्या है? एलोपैथी। एलोपैथी नोट कर लीजिएगा, एलोपैथी होता है वो अंग्रेजी दवाई। ठीक है, मैंने 3 साल हॉस्पिटल में काम किया है एज अ पैथोलॉजी। वहाँ पे एक्सरे और ब्लड टेस्ट में काम क्या करता था, एक्सरे करता था, ब्लड टेस्ट करता था। ठीक है, तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज है मेडिकल फील्ड का। तो हेमोपैथिक, एलोपैथिक हो गया अंग्रेजी दवाएं। हेमोपैथिक जानते हैं, वही जो दाना दाना मिलता है, एक पैकेट में भर के देगा इस तरह से, दाना दाना रहेगा, 5 गो खाने बोलेगा, 5 गो चॉकलेट जैसा। ठीक है, तो ये हेमोपैथी हो गया, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेदिक, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है आयुर्वेदिक का। और एक होता है यूनानी। यूनानी में क्या होता है कि इसमें आपको पूरे के पूरे बॉडी में पेंचर कर देता है। एक्यूपेंचर नाम सुने? सुई की तरह पूरे के पूरे बॉडी में भोग देगा एकदम। ठीक है, चुभो देगा, इसको बोलते हैं यूनानी टेक्निक। ठीक है, तो 3 तरह से जो ये 3 गो टेक्निक है, इसमें आपको दवाई का जो असर है बहुत धीरे करता है। ठीक है, बहुत धीमी गति से। लेकिन एलोपैथी जो है आपको तुरंत सुनता है। जैसे आपको बुखार आ गया, तुरंत दवा खाएं तो आपको 1 घंटे से 2 घंटे में आराम मिल जाएगा। एलोपैथी, ये है एलोपैथी। जब आप एलोपैथी की दवा खाते हैं तो आपको बुखार तुरंत ठीक हो जाता है, परंतु इसका एक घाटा भी है। घाटा क्या है? यह आपके शरीर को कमज़ोर बना देता है, तोड़ देता है एकदम शरीर को। ठीक है, तो ये क्या हो गया? घाटा हो गया। ठीक है, तोड़ देता है शरीर को। इससे अनेक प्रकार की फिर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे कब्ज होना। ठीक है, इसके अलावा आपका शरीर कमज़ोर कर देना। ठीक है, तो ये जो है एलोपैथी के नुकसान है कुछ। ठीक है, इसके अलावा पेट में गैस बनने लगना, और जब आप मेडिसिन खाइएगा ना तो ये सब होना लाजमी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आता है खाने के फील्ड में। आप लिख सकते हैं कि जैसे हम पहले जैसे खस्सी का मीट खाते हैं जो कि नेचुरली बढ़ता है, इसको खाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 500-600 रुपया का दाम देना पड़ता है। ठीक है, एगो खस्सी का मीट का। वहीं पे पोल्ट्री फार्म आ गया जो हमें सस्ते में मिल जाता है, कितने में? 200 के दाम पे। ठीक है, खाने पे प्रभाव लिखिएगा, विज्ञान पे साइंस का प्रभाव। पोल्ट्री फार्म जो कि पूरी तरह से साइंस के रूप में उगाया जाता है। ठीक है, और यह हम लोग बोल सकते हैं कि दाना दे के, इंजेक्शन दे के इसको 35 दिनों में, मेरा दोस्त लोग पोल्ट्री फार्म करता है, 35 दिन में चूजा लाता है। ठीक है, छोटा छोटा चूजा लाता है, चेंगा जिसको बोलते हैं। ठेठ भाषा में हम लोग चूजा को चेंगा बोलते हैं, चेंगना। ठीक है, चेंगना। तो ये जो चेंगना है, चेंगना लाता है उन लोग 8 रुपया में, 8 रुपया 10 रुपया में करके लाता है। ठीक है, तो 8 रुपया 10 रुपये में करके लाता है, और 35 दिन में उन लोग चेंगा को दवा खिला खिला के, दाना खिला के और आपका इंजेक्शन दे के, ठीक है, कितना 35 दिन में 2 किलो का कर देता है। 2 kg, यस बॉस, 2 kg का कर देता है उन लोग दवा खिला के। ठीक है, तो ये जो 2 kg का दवा हो गया ना मुर्गा, ठीक है, ये 2 kg का जो दवा हो गया मुर्गा, वह क्या है? अब आपको 200 रुपया में दे रहा है किलो। यह आपको खाने में मज़ा लग रहा है, लेकिन यह साइड इफेक्ट करता है। साइड इफेक्ट क्या है मालूम है? सबसे बड़ा साइड इफेक्ट बताता हूँ आपको। ये बॉडी को तो कमज़ोर करता ही है, ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट गर्ल्स को करता है। ठीक है, गर्ल्स में क्या साइड इफेक्ट करता है आपको मालूम है? गर्ल्स में एक फीमेल प्रॉब्लम होता है जो कि मंथली होता है। ठीक है, मेंसेस। तो वो जो है ना, इसका एज क्या होता है? 12 ईयर। ठीक है, आप सभी पढ़े होंगे साइंस में कि 12 से 14 साल में ये शुरू हो जाता है गर्ल्स में।
ठीक है। लेकिन ये क्या है, अगर कोई मुर्गा खाता है लगातार, ठीक है, जैसे आप खा रहे हैं या मैं खा रहा हूँ, तो मेरा जो इसका जो भी बच्चा होगा, जो भी हम लोग छोटा बच्चा को अगर हम मुर्गा ज़्यादा खिलाते हैं, ठीक है, ये पोल्ट्री फार्म, तो ये जो 12 से 14 साल में जो होता था पहले, अभी है ना इसका 8 से 10 साल में होने लगेगा, ठीक है, 10 साल में ही ये शुरू हो जाएगा। तो सोचिए ये कितना बड़ा साइड इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। जब जो हमारा एज 13 या 14 के एज में शुरू होता था गर्ल्स को, यह 10 के एज में शुरू हो रहा है। आप लोग एग्री करते हैं या नहीं इस बात को? यस या नो बताइएगा कमेंट में। तो सही में बहुत बड़ा रिएक्शन है यार। मैं कभी सोचता हूँ ना कि यार इसको मैं बैन करवा दूंगा ठीक है ना, लेकिन पावर नहीं है मेरे पास। और गवर्नमेंट चाहती है कि बिके, जितना ज़्यादा बिकेगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा मीट का, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, इधर से एक तरह से बेनिफिट कमाइएगा, खा लीजिएगा, फिर डॉक्टर को पैसा दीजिएगा। इसलिए दोस्तों मुर्गा मत खाइए यार, खाना है तो देहाती खाइए, देहाती मुर्गा, ठीक है। मैं मीट खाने में मना नहीं कर रहा हूँ, बट देहाती खाइए, पोल्ट्री मत खाइए, ठीक है। और गर्ल्स खास करके मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आने वाले टाइम में आपके बच्चे को प्रॉब्लम होगा। चलिए बाकी आपकी मर्जी, आपका शरीर यार, आप लोग जो सोचिएगा, ठीक है। मुझे बताने का है, मैं एक दोस्त की तरह एक फ्रेंडली बता रहा हूँ। मैं टीचर बनने का कभी प्रयास नहीं करता हूँ, ठीक है, दोस्त बन के ही मैं पढ़ाऊँगा हमेशा। चलिए, इसे चिकित्सा, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में भी मौजूद है। इसके अलावा नवीन आविष्कार ने हमें बहुत लाभ दिया है। अब आप लोग बोलिएगा शिक्षा पे प्रभाव क्या है विज्ञान का। तो शिक्षा पे क्या प्रभाव है इसका, तो बता सकते हैं कि पहले जहां हम लोग ऑफलाइन पढ़ाई करते थे स्कूलों में, ठीक है, इसमें क्या होता था कि हमें सीमित टाइम के लिए, एक लिमिट टाइम के लिए हमें स्कूल जाना होता था, ठीक है। अच्छाइयाँ भी बताना है और बुराइयाँ भी बताना है, कि हमें स्कूल में जाके पढ़ना होता था, ठीक है, उसी टाइम पे पढ़ना होता था। लेकिन आजकल ऑनलाइन होने की वजह से हम घर पे कंप्यूटर के प्रयोग से पढ़ सकते हैं किसी भी टाइम में, ठीक है। ये हमारा फ़ायदा है। लेकिन इसका घाटा क्या है, घाटा क्या है कि हमें इससे आँख खराब हो जाता है, ठीक है, आँख खराब हो जाता है, चश्मा लग जाता है कम उम्र में। इसके अलावा दिमागी तनाव पड़ जाता है, टेंशन पड़ने लगता है। तो घाटा और नुकसान दोनों है भाई, ठीक है। बाकी आप लोग लिख लीजिएगा इस तरह से। अब अंतिम आते हैं राष्ट्रीय एकता पे। मैं चारों यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। राष्ट्रीय एकता का महत्व, ठीक है, आप लोग बस सुन के ही काफ़ी कुछ सीख लीजिएगा, पक्का मैं यकीन के साथ बोलता हूँ। उसके बाद 50 वर्ड कर करके लिख लीजिएगा ना, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा पूरा का पूरा ग्रामर, ठीक है। राष्ट्रीय एकता का महत्व। अब राष्ट्रीय एकता क्या है, देखिए, जब भी राष्ट्र, हमारे सबसे पहले राष्ट्रीय एकता बताना है कि राष्ट्रीय एकता प्रत्येक विश्व में अनेक राष्ट्र हैं, ठीक है, और प्रत्येक राष्ट्र का नागरिक अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा आगे आना चाहिए, ठीक है। जब राष्ट्र पे कोई संकट आए तो राष्ट्र के, उस देश के सभी नागरिक उस देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हों, यही राष्ट्रीय एकता है। सबसे पहले आपको भारत में बताना है कि वर्तमान समय में भारत में अभी तक कितने बार युद्ध हो चुका है। तो भारत का अभी तक सबसे पहले 1900 पहला जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 को। इसको युद्ध मानिएगा, चलिए इसको युद्ध मानिएगा चाहे नहीं मानिएगा, 1947 ये जो अलग हुआ था भारत पाकिस्तान, ठीक है। तो पहली बार इसको हम लोग युद्ध नहीं मानते हैं, ठीक है, भारत पाकिस्तान, चलिए इसको युद्ध नहीं मानते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच में, यह हुआ था 1962 में, भारत चीन युद्ध, ठीक है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध, इस टाइम पे कौन थे हमारे तो भारत चीन युद्ध हुआ, ठीक है। इस समय पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता भारत और पाकिस्तान के भारत और चीन के बीच में 5 को समझौता हुआ था कि कोई भी देश एक दोनों देश पे आक्रमण नहीं करेगा, कोई एक दूसरे के आंतरिक मामलों पे दखलंदाजी नहीं करेगा, ठीक है, हमेशा एक दूसरे की क्या बोलते हैं उसको, व्यापार की ओर बढ़ावा देंगे। लेकिन भारत तो मान रहा था, भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन चीन नहीं माना। और चीन ने 1962 में, हम लोग सोचे कि चीन हम लोग का दोस्त है, लेकिन 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया, जिसके कारण 1962 में भारत, हमारा देश जो है चीन से हार गया था, ठीक है। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1962 में चीन से हम लोग हार गए थे युद्ध में, ठीक है, तो हार गए भाई। इसके बाद
जब हार गए ना 1962 में, तब हम लोगों ने आईबी बनाया। 1963 में हम लोग क्या बनाया, आईबी। आईबी का नाम सुने, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी का नाम बना तब कि भाई आईबी एक खुफिया एजेंसी होना चाहिए जो हमें यह बताते रहे हमेशा कि कहाँ और कैसा माहौल है हमारे देश का सुरक्षा पे। ठीक है, तो आईबी का हम लोग निर्माण किए। उसके बाद युद्ध होता है 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, कब होता है, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। इस समय प्रधानमंत्री थे कौन, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और हम लोग युद्ध जीत जाते हैं। युद्ध क्या होते हैं, जीत जाते हैं हम लोग। युद्ध तो जीत जाते हैं परंतु हमारे पास खाने को अन्न नहीं होता है। इस समय हम लोगों ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा, याद कीजिए, इसी टाइम दिया गया था, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि जवान ने इस देश को बचाया था और किसान, खाने के लिए अनाज नहीं था तब किसानों ने ही मदद किया था। ठीक है, और अमेरिका हम लोगों को अनाज दे रहा था मुफ्त में, लेकिन वो जो अनाज था, गेहूं दिया था, वो गेहूं इतना खराब था कि उसको सुअर को खिलाया जाता था, वो गेहूं हम लोगों को दे रहा था खाने के लिए। तब लाल बहादुर शास्त्री बोले कि नहीं, हम लोग नहीं खाएंगे, उपवास रह जाएंगे एक दिन, लेकिन नहीं खाएंगे। ठीक है, और उपवास रहें और फिर हम लोगों का बेड़ा पार हुआ। ठीक है, तो 1965 में हम लोग युद्ध जीते पाकिस्तान से। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में। ठीक है, फिर से युद्ध, इसमें भी हम लोग जीते थे। इसके बाद फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1999 में, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, कारगिल युद्ध, इसको भी हम लोग जीते। और इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक होता है 2019 में। ठीक है, इसको भी हम लोग जीत जाते हैं। चलिए, तो ये था अभी तक का युद्ध, इन सभी में जीते, यानी कि हम लोग की राष्ट्रीय एकता काफ़ी अच्छी है वर्तमान समय में। ठीक है, और 26/11 का भी घटना बता सकते हैं। चलिए, राष्ट्रीय एकता के बारे में और कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि हम लोग के पूरा का पूरा देश को एकता करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। पहले भारत में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, रजवाड़े, 600 कितना था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आता, 639 या कुछ थे रजवाड़े, इतना राजा था। इन सभी राजा को मिला के प्रिवी पर्स बनाया गया। प्रिवी पर्स मतलब इन सभी राजा को बोला गया कि भाई आप सब मिल जाइए, भारत को एक देश बनाइए। ठीक है, सरकार को दीजिए अपनी ज़मीन और हम लोग भारत देश बनाएंगे, और इसके बदले में हम राजाओं को तो कुछ लेगा ना, तो प्रिवी पर्स दिया गया कि हम आपको पेंशन देंगे इसके बदले। ठीक है, ये कौन बोले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पेंशन देने की बात कही गई और सभी राजाओं से छीन लिया गया उसका राज और भारत बना दिया गया। ठीक है, मतलब सब सहमति से दे दिए। कुछ राजा थे जो नहीं दिए, जैसे कि हैदराबाद का निजाम था। इसके अलावा महाराजा रंजीत, सॉरी क्या नाम था यार, जो कश्मीर के राजा थे, महाराजा हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, यह कश्मीर के राजा थे जो बाद में विलय पत्र में हस्ताक्षर करते हैं कि मैं भारत के साथ मिलता हूँ। ठीक है, इस तरह से सब कोई भारत में मिल जाता है और भारत एक राष्ट्र का निर्माण होता है। गोवा पुर्तगालों का शासन था 1966 तक। बाद में गोवा को विलय किया जाता है पुर्तगालियों को भगा के। ठीक है, आज़ादी के बाद भी गोवा पुर्तगालों के हाथ में था, पुर्तगीज। वास्को डी गामा का नाम सुने, वो पुर्तगाली था। ठीक है, गोवा में जाइएगा ना तो एक शहर का नाम ही है वास्को डी गामा, पूरा शहर का नाम वास्को डी गामा है गोवा में। ठीक है, तो पुर्तगाल लोग 1966 में ना 56 में, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब 12th में पढ़ा था, उसके बाद रिवीजन नहीं किया हूँ ना। ठीक है, तो उस टाइम पे गोवा आज़ाद हुआ 1966 में। ठीक है, इंडियन आर्मी ने आज़ाद कराया गोवा को और फिर गोवा को भी भारत का राज्य बना दिया। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य बन गया और इसमें सबसे बड़ा योगदान किया किसका है, तो सबसे बड़ा योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सब में भारत को एक बनाने में सबसे बड़ा योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिसे भारत में क्या बोला जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष। और 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इसको लिखना है, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा भी बनाई गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से, जो कि कहाँ पे है, गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती नदी में है जी, नहीं न कहाँ पे, मैं भूल रहा हूँ यार, गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती नदी के सामने। ठीक है, कितना मीटर जो 218 मीटर ने कितना मीटर ऊंचाई पे बनाई गई है। ठीक है, उतना ऊंचा मूर्ति बनाई गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मूर्ति बनाई गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। बाकी उसके अलावा आपको फिर 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठीक है, कि पहली बार एकता के नाम पे 1857 में, 1855 में संथाल विद्रोह के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। और फिर सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे हैं यार, इन सब के बारे में बताना है, ठीक है, कि भगत सिंह, सब ने मिलकर देश को एकता के लिए हमेशा भारत एकता में बंधा रहा। इसके अलावा प्राचीन काल में अगर आप बता सकते हैं तो चाणक्य का नाम बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का, कि सेल्यूकस को आया था, सेल्यूकस निकटर, उसको मार के भगा दिया और फिर उसकी बेटी से भी शादी कर लिया, हेलेना नाम था उसकी बेटी का, ठीक है, कि भाई तुम हमारे राज्य में आक्रमण करेगा, जाओ बेटा, तुमको भगा तो देंगे ही, साथ में तुम्हारी बेटी का भी हथियार लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से है भाई भारत का कहानी, ठीक है। हम लोग किसी पे आक्रमण नहीं किए, लेकिन जो हम पे आक्रमण करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ये है भारत का नीति। तो ये हो गया राष्ट्रीय एकता और अखंडता, पढ़ लीजिएगा, बाकी ये पूरा का पूरा PDF मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि बिना पढ़ी भी आप लोग काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा और सभी का सिलेबस है। और एक चीज़, आप लोग रांची यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। रांची यूनिवर्सिटी लिखिएगा, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 ऐसी हिंदी ज्ञान सागर क्वेश्चन पेपर रांची यूनिवर्सिटी का देख लीजिएगा, कोल्हान यूनिवर्सिटी का देख लीजिएगा, काम दे देगा, ठीक है। इतना कर लीजिए, काफ़ी है, बाकी और एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।